चलो ये अब हम लोग अब नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th में हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये। अभी तक हम पूरा क्लास 11th का पूरा सिलेबस कवर करके आ चुके हैं। अब हम क्लास 12th के सिलेबस में फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। अब क्लास 12th में हमारा स्टार्टिंग जो होता है वो पहली यूनिट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो में मतलब हम लोग पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, फिर स्टैटिक मतलब कुछ भी चीज़ जो है जो रुकी हुई है स्टैटिक है। अब हमको जब फर्दर प्रोसीड करेंगे इसी में तो हमको इसमें दो चीज़ पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी हम पढ़ेंगे और एक और क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब कुछ भी चीज़ जो है जो फ्लो हो रही है, जैसे एक तार है अपने पास, तार में करंट फ्लो हो रहा है तो वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। लेकिन कुछ भी चीज़ रुका हुआ है, डिस्क्रीट है, रुका हुआ है वहीं पे, स्टैटिक है, वो चीज़ हम स्टैटिक में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब इस चीज़ में हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ये चीज़ के लिए हमें सबसे वेल डिस्क्राइब जो चीज़ दी गई है वो दी गई है हमारा सिलेबस। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने पास दो चीज़ें तैयारी के समय हमेशा रखिए। क्या है, एक आपका सिलेबस, एक होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं जो हमें पूरा गाइड करेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उसको कितना पढ़ना है ये बताना मेरा काम है, लेकिन क्या पढ़ना है ये उनने हमें ऑलरेडी बता रखा है। अब इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, जैसे उनने हमें दे रखा है सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ ऑफ फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फिर फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये उनने एक पॉइंटर में हमको दे दिया कि हमें इतना इतना पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्या दिया उनने हमको, नेक्स्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ना है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। फिर क्या पढ़ना है, टॉर्क एंड डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम पढ़ना हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन। फिर उसमें फ्लक्स कहाँ पे, फील्ड का, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट वायर, फिर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। फिर ये हमारा क्या हो गया, फ्लक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सब आप अपनी किताब में देखेंगे, एक चैप्टर के फॉर्म में है, लेकिन जेई ने हमको प्रॉपर एक ही इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर दे दिया है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड इट्स कैलकुलेशन फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस। फिर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है। फिर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। फिर नेक्स्ट क्या दिया हमको, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस क्या होता है। ये सब चीज़ें रियल लाइफ में हम लोगों को सब चीज़ मिलती हैं। फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज और पैरेलल में, कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे तो कैसा होगा, पैरेलल में लगाएंगे तो कैसा होगा, ये सब चीज़ें। फिर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटर कैसा होगा, विद एंड विदाउट डाइइलेक्ट्रिक्स, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको, बिटवीन द प्लेट्स। फिर एनर्जी स्टोर्ड, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ये सब चीज़ें। अब हमको यहाँ पे ये पता चल गया क्लास के स्टार्टिंग में ही कि हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्दर प्रोसीडिंग्स कैसे कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं बताऊंगा। फिर अब टॉपिक्स हमारे पास आ गए। अगर हम इन शॉर्ट इसको पूरे को देखेंगे, हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। 4 पार्ट कैसे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, फील्ड हो गया, ये हम एक पार्ट में पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। फिर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, नेक्स्ट होता है कंडक्टर, कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक्स का बेसिक थोड़ा मैं अभी दूंगा। फिर कैपेसिटर्स वगैरह, कैपेसिटर्स आपने हमेशा देखा होगा, कैपेसिटर आपके घर में आपके सामने होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। कैपेसिटर जो पंखे में जो लगा रहता है वो कैपेसिटर होता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है। उसी टाइप से हर चीज़ जितना हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, अगर हम मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ दें तो क्लासिकल मैकेनिक्स और ये पूरी जो है, ये सब चीज़ हमारी आंखों के सामने हो रही है। फिजिक्स इज नॉट ए टफ पेपर, बट अगर हम इसको रियल लाइफ सिग्निफिकेंस के साथ नहीं पढ़ेंगे तो ये हमको टफ लगती है, क्योंकि हम फिर इसको एज अ फॉर्मूला, हर चीज़ फिजिक्स के अगर आप क्वेश्चंस भी देखेंगे तो क्वेश्चंस भी जो आते हैं वो क्वेश्चन भी कोई टफ नहीं आते, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें क्या क्या वैल्यू दी गई हैं, कैसे कैसे दी गई हैं। इसको हम फर्दर अभी जब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर गाइड कर दूंगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने सिलेबस में देखा था, हमारा पहला टॉपिक हम फर्दर प्रोसीड करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसमें सबसे पहले जो हम दिखा था पूरा लिखा था चार्ज, तो अब यहाँ पे चार्ज, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज जैसे किसी भी चीज़ में होता है, जैसे हमने केमिस्ट्री के, अब थोड़ा केमिस्ट्री के थ्रू चलेंगे हम, 11th की केमिस्ट्री लगभग सब लोग पढ़ के आ चुके हैं, तो उसमें हमने एटम पढ़ा। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना लगा रहता है, कहीं से इलेक्ट्रॉन आता है कहीं से जाता है, ऑक्टेट रूल का कंप्लीट करता है, ये सब चीज़ें सब हम 11th की केमिस्ट्री से पढ़ के आ चुके हैं। अब इसी चीज़ का हमको फिजिक्स में एप्लीकेशन करना है। जब फिजिक्स में एप्लीकेशन कैसे करेंगे, सो चार्ज है, लेट सपोज, सो जैसे ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को निकालना तो मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। जैसे हमने देखा है कि सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज लेता है, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज लेता है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आता है एक इलेक्ट्रॉन जाता है, सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होता है। अब इसी में चार्ज की जो है प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो कि आइदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम से होती है। ये क्या हो गया हमारा चार्ज। अब चार्ज को अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे उसमें देखें, रियल लाइफ में हम लोग बहुत चार्ज को देखते हैं लेकिन पता नहीं चलता। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल चल रहा था, आप सबने देखा होगा कि एक लड़का है वो ऐसे करके कंबल जैसे करके वो मोमबत्ती जला रहा था, या करंट पास ऑन हो रहा है, करंट कंडक्टर हो रहा है। या आपने कभी देखा होगा विंटर के समय में जब कभी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, सो जब आप भीड़ में चल रहे हैं, आपने सबने वुलन्स पहने हुए हैं, वुलन्स पहने हुए एक दूसरे से आप इंटरेक्ट करते हो, रजिस्टिव करते हुए जाते हैं वुलन क्लॉथ से। तो जैसे फिर अगर आप किसी एक दूसरे को टच करते हैं, तो जैसे ही आप टच करते हैं आपको एक हल्का सा शॉक लगता है, झटका लगता है। वो झटका क्यों लगता है, क्योंकि चार्ज जो है आपकी बॉडी ने चार्ज को इंड्यूस कर लिया है, फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज एक तरफ पॉजिटिव आ गया एक तरफ नेगेटिव आ गया, जब वो हो गया फ्लो हो गया। तो इसीलिए पूरा ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी। और एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं, जैसे अभी ठंडी का समय चल रहा है, ठंडी के चार्ज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे हम सो रहे हैं, मोटा सा हमारा कंबल होता है, ब्लैंकेट हम ओढ़ के सो रहे हैं, तो कई बार हम लोग रात में जब ब्लैंकेट ओढ़े रहते हैं तो बहुत देर ओढ़ने के बाद हमारी बॉडी उसको चिपक जाती है थोड़ा सा ब्लैंकेट से। और कभी कभार जब ब्लैंकेट पे आप हाथ मारिएगा, जब ब्लैंकेट पे हाथ मारेंगे तो फिर उसमें एक स्पार्क दिखता है चार्ज का पूरा, तो वो क्या हो गया हमारा चार्ज हो गया। अब ये चार्ज के बारे में पूरा एक डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम चार्ज के बारे में फर्दर आगे चलते हैं। अब डेफिनेशंस मैंने बता दी, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू आइदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसकी यूनिट क्या है, कूलम है। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो हो गई चार्ज की वैल्यू। अब चार्ज क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये मैंने दोनों अभी आपको बता दिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर यही मैंने जो बताया, चार्ज इंडक्शन के थ्रू, एक होता है चार्ज रेजिस्टेंस के थ्रू, जो रेजिस्टिविटी के थ्रू जो आता है, जो हमारा कंबल वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है, एक इंडक्टेंस के थ्रू होता है। इंडक्टेंस के थ्रू ये हम इसको प्रूव करते हैं एक गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जैसे लेट सपोज ये एक मेटल प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमने एक बॉल रख दी। अब यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और गोल्ड लीफ का एक्सपेरिमेंट है। अब गोल्ड क्या है, गोल्ड बड़ा महंगा चल रहा है, सो गोल्ड की लीफ जो हमने बनाई बड़ी पतली सी बनाई, जब पतली सी बनाई तो उसको हमने यहाँ पे इस टाइप से वो कर दिया। अब हमें इंडक्शन के थ्रू बताना है कि चार्ज कैसे होता है। फिर हमें बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। सो अगर हम इंड्यूस करवा रहे हैं, लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पूरा नेगेटिव इंड्यूस हो गया, जब यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। ये जब ये ऐसे पॉजिटिव इंड्यूस हुआ, अब ये देखिए ये दो है, अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। थोड़ी देर के बाद क्या देखेंगे कि दोनों जो लीफ है गोल्ड की वो दूर दूर हो जाएंगी। तो इससे क्या पता चला हमें, ये पता चला कि जो पॉजिटिव चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे नेगेटिव करेंगे, यहाँ पॉजिटिव करेंगे, यहाँ नेगेटिव रिपेल करेंगे और दूर दूर हो जाएंगे। सो ये हमको लाइक चार्जेस जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, ये हमने एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे प्रूव कर दिया।
फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, गोल्डलिफ एक्सपेरिमेंट, डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फिर अब चार्ज हो गया, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में करते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज है चार्ज की? चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज हैं हमें पढ़नी है, एडिटिविटी, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन। फिर एडिटिविटी में क्या है, जो एल्जेब्रिक सम होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का वो इक्वल होता है अगर पूरे बॉडी में जो चार्ज जितना है पूरी बॉडी में, लेट सपोज एक बॉडी है, यहाँ पे 2q चार्ज है, यहाँ पे -q चार्ज है, यहाँ पे +q चार्ज है, -q है यहाँ पे भी। तो ये पूरा हो गया। अब इसका क्या, हमें एल्जेब्रिक सम निकालना है। एल्जेब्रिक सम जब करेंगे तो ये पूरे का क्या हो गया, 0। तो एल्जेब्रिक सम जो भी किसी बॉडी का होता है वो उसके टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज के टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है पूरी बॉडी का वो एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। सो टोटल अभी इसका कितना हो गया, एल्जेब्रिक सम 0। तो ये हो गया हमारी किसकी, एडिटिविटी प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है हमारी वो होती है कंजर्वेशन की। अब कंजर्वेशन हम बहुत पहले से हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। सो 11th क्लास में हम पूरा कंजर्वेशन में हमने पूरा बहुत अच्छा टाइम दिया है कि कंजर्वेशन क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है, हर चीज़ में हमने कंजर्वेशन का मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने फिर पूरा पढ़ा था, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, सब चीज़ पढ़ के आए। अब इसी तरीके से जो हमारा चार्ज होता है वो चार्ज भी कंजर्व होता है। चार्ज का कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया कि जो एल्जेब्रिक सम होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का आइसोलेटिक सिस्टम में वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होने का क्या मतलब हो गया अपना, कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने अभी उसका पढ़ा था, कंबल वाला पढ़ा था, चार्ज है, चार्ज इंड्यूस हुआ, पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर तरफ आधा पॉजिटिव हो रहा है, इधर तरफ पूरा पॉजिटिव हो गया, ये चीज़ नहीं होगा। तो ये क्या हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी कि ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव 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 हो रहा है तो ये यहाँ की जो प्लेट होगी यहाँ पे बराबर ही नेगेटिव आएगा। ये चीज़ क्या हो गया, कंजर्वेशन हो गया। सिमिलरली अगर 11th की केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी होगी तो उसमें हम लोग जो इक्वेशंस पढ़ते हैं, जैसे यूरेनियम की हमने रेडियो एक्टिविटी में पढ़ी, सब चीज़ में हमने पढ़ा, वहाँ पे हर जगह हमने चार्ज को क्या किया, कंजर्व किया, बैलेंस किया। जो 11th क्लास की केमिस्ट्री से बैलेंसिंग का जो क्वेश्चन आता है वो भी इसी को प्रूव करता है। वहाँ हमने पढ़ लिया, यहाँ हम उसको रियल लाइफ में, मतलब वहाँ हमने रियल लाइफ कर लिया, यहाँ हम उसको पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट इंटरलिंक होते हैं, अलग अलग बढ़ते नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई चार्ज की, क्वांटाइजेशन। अब यहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अब चार्ज तो वो इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा पार्टिकल, -19 कूलम का उसका वो है, तो अब वैसा तो होगा नहीं कि अब हमने बोला कि चलो भाई मार्केट चल रहे हैं, मार्केट चलते चलते आते हैं और 1.5 इलेक्ट्रॉन ले आते हैं, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा नहीं क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन आपको कोई तोड़ के दे नहीं सकता, -19 तक है। सो अब क्वांटाइजेशन ऑफ उसमें जो इलेक्ट्रॉन का हम करेंगे चार्ज का, वो क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 50 होगा, या तो 100 होगा, या तो 1.5 लाख होगा, 2 लाख होगा, ऐसा होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं कि √2 में ले आए, √2 में ले आए, √5 में ले आए, इस टाइप से हमको नहीं मिलेगा, या पॉइंट्स में नहीं मिलेगा। वो क्या मिलेगा, इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा। इंटीग्रल मल्टीपल में ऐसे चार्ज हो गया तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा Q = इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ओके, 0 भी हो सकता है। तो ये चीज़ क्या हो गया हमारा क्वांटाइजेशन। ये क्वांटाइजेशन वाला जो टॉपिक है हमारा, ये जेई के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जैसे हमको इलेक्ट्रॉन का हमें पता है चार्ज मास क्या होगा, फिर हमको चार्ज निकालना है, तो इसके जितने इलेक्ट्रॉन हमको दिए हैं उसके इंटीग्रल मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा बहुत हमको क्वेश्चंस में हेल्प करता है। क्वेश्चंस में कैसे हेल्प करेगा, ये जब हम भी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे और PYQ सेशन भी होगा, तो उसमें हमको पता चलेगा। तो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, गो अहेड। फिर अब हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, जिसमें पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा
जो हमारा 12th क्लास का फिजिक्स का जो इलेक्ट्रो वाला पोर्शन है उसका बेस है वो क्या है, कूलम लॉ ऑफ फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस, पॉइंट मतलब छोटे चार्जेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं। अब क्या बोलते हैं, कूलम साहब हैं हमारे बहुत रेनाउड साइंटिस्ट हैं, फिर उन्होंने हमको एक लॉ दिया, उसी में हम उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दो इलेक्ट्रिक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दो चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। सो पॉइंट चार्जेस हमने ले लिया, ये हो गया, एक हो गया प्लस Q1, एक हो गया प्लस Q2, और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। ये चीज़ अगर थोड़ा सा आप अगर 11th अच्छे से सीरियसली पढ़ी होगी तो जो ग्रेविटी वाला पोर्शन है, जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पूरा पढ़ा था, उससे लिंक होगा। एक प्रकार से अगर आप सोचे तो उसका रिवीजन भी बोल सकते हैं, लेकिन सेम नहीं है, लेकिन 19-20 का फर्क है। तो अब ये दो चार्जेस है, अब चार्ज और मास में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। अब चार्ज क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, मास से पॉजिटिव होता है। तो चार्ज और मास में यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये हो गया, लेट सपोज ये दोनों हमने पॉजिटिव चार्ज लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपेल करता है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्टिवनेस वाली बात आ गई, अट्रैक्ट तो सभी करते हैं एक दूसरे को, ठीक है कोई बात नहीं। फिर ये हो गया, अब ये कूलम सामने बोल दिया दो चार्जेस प्रोडक्ट का होता है, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये जी पहली लाइन बोली। फिर इनने क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया लेट सपोज r। सो अब क्या बोला, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/, ये हो गया। अब जब ये चीज आ गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होता है, अब दो हमारे पास प्रोपोर्शनल में वैल्यूज है, हम दोनों को मर्ज कर सकते हैं। तो हमारा आ गया Q1 Q2 बाय r²। अब हम अगर बेसिक मैथमेटिक्स लगाते हैं, प्रोपोर्शनल रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो हमने बचपन में पढ़ी थी 9th-10th वाली, हमको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है आपके पास। अब इसका अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। अब वो कांस्टेंट क्या है, लेट सपोज हमने इसको हटाया, तो हमारा कांस्टेंट क्या आया, F इज टू K Q1 Q2 बाय r²। ये आ गया हमारे पास एक फोर्स का फॉर्मूला। अब K की भी कुछ वैल्यू होगी, कूलम साहब ऐसे तो बैठेंगे नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं मैं निकाल के दूंगा। उन्होंने जब निकाल के दी, क्या निकाल के दी, उन्होंने K की वैल्यू निकाल के दी, K इज टू 1/4πε0। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा ε0 क्या है, ε0 जो है हमारा वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सिमिलरली एक होता है हमारे पास एप्सिलॉन, ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इसको खाली कर लेते, जगह बना लेते, लिखेंगे यहाँ खाली स्पेस है, यहाँ लिखते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया कि F इज इक्वल्स टू वन बाय 4πε0 Q1 Q2 बाय r²। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें से मैंने आपको ये क्या बताया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। सो अब एक और चीज़ मैंने क्या बोली, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है आपका, एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, ये होता है डाइलेक्ट्रिक
मीडियम के लिए। फिर जो इन दोनों का रेशियो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहाँ पे क्या आ गया, हमारा कंसेप्ट आया रिलेटिव परमिटिविटी का। अब यहाँ एक चीज़ अभी देखने की है कि दो चीज कंसेप्ट है हमारे पास, एक होता है परमिटिविटी, एक होता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी जो होता है वो हम मैग्नेटिक में पढ़ेंगे, यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, परमिटिविटी। अभी मैंने आपको एक टर्म बोला रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव का कंसेप्ट आ गया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। ये क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए जनरली 1 होती है। अब ये क्या हमारा जो फॉर्मूला ये जो आया है ये वाला, ये फॉर्मूला किसके लिए, जब दो चार्जेस है, दो चार्ज वैक्यूम में रखे हैं या फ्री स्पेस पे रखे हैं। अब लेट सपोज दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज को तुमने उठाया और उठा के पानी में डाल दिया, फिर तुम्हारा मन नहीं भरा, तुमने कहा मजा नहीं आ रहा, फिर तुमने कहा उसको उठाओ और दूध में डाल दिया, कहीं पे भी डाल दिया, मीडियम चेंज करते रहे। मीडियम का क्या है, मरक्यूरी में डाल दिया, मरक्यूरी के मीडियम में डाल दिया, डेंसिटी चेंज हो गई। तो एप्सिलॉन जो आर है हमारा वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप चेंज कर सकते हो। अब इसके लिए जो आता है रिलेटिव परमिटिविटी का ये कांस्टेंट रेशियो होता है एप्सिलॉन अपन, एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एप्सिलॉन नॉट जो होता है, जो फ्री स्पेस का होता है, उसकी जनरली वैल्यू 1 होती है। तो एप्सिलॉन आर इज जनरली इक्वल्स टू एप्सिलॉन। अब यहाँ पे अगर हम इसको फॉर्मूले को अगर कंप्लीट करें, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा सीधा सीधा फोर्स का फॉर्मूला। नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है चार्ज के लिए। तो ये फॉर्मूला हो गया। जब हम फिर हम फर्दर मूव करते हैं, फर्दर अब हमें क्या है, चार्ज आ गया, अब इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस भी होंगे, वैल्यूज़ भी होंगी, अब वो चीज़ निकालनी है। तो अगर हम इसका निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो अब हमें यूनिट सबकी पता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की क्या होती है, कूलम। इसकी भी क्या होगी, कूलम। एंड रेडियस किस में मीटर होती है, मीटर, मीटर में होती है, लेकिन स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। अब ये चीज़ भूले तो नहीं हो, जब हमने क्लास शुरू करी थी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, तो वहाँ पे हमने 7 फंडामेंटल वो करी थी, वहीं से हमने डायमेंशनल फॉर्मूला और सब चीज़ निकाला था, उनकी वैल्यूज़ निकाली थी। ये चीज़ जनरली जो बोर्ड्स एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे, या जैसे आप में से कुछ लोग अगर एनडीए वगैरह का पेपर देते हैं, तो एनडीए वगैरह के पेपर में ये चीज़ आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि मतलब एप्सिलॉन की जो वैल्यू है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर ऐसा करके ये क्या होगी, 4 ऑप्शन आपको दे देगा बना के। सो जेई में तो नहीं पूछता, लेकिन हमको इसमें जेई में भी पहले पूछा करता था, लेकिन अब जैसे हिसाब से ट्रेंड हो रहा है, अब लोग ज़्यादा होशियार हो गए, तो जेई को भी अपना IITs को भी अपना पेपर उस लेवल का बनाना पड़ रहा है। तो वो ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन हर किसी को आते हैं तो वो नहीं देता जनरली। अब ये छोटे मोटे जैसे आपका एनडीए का छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, लेकिन बड़ा एग्जाम है, बट ये सब चीज़ें वो पूछ लेता है बेसिक्स की, वो बेसिक्स पे ही खेलते हैं वो लोग। अब इसको हम अगर निकालेंगे, सो इसकी वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कूलम और कूलम, कूलम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा इसकी, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कूलम भाई से किसी ने पूछा कि भैया अब आपने ये तो दे दिया कि कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, अब हमें अगर और कैलकुलेट करना होगा तो इसकी कुछ तो वैल्यू दीजिए आप। तो कूलम भाई अपने अच्छे थे, उन्होंने एक वैल्यू निकाली इसकी क्या वैल्यू निकाली, 8.9 इंटू 10⁻⁻⁹, ये इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू उनने निकाली। अब वो अब यहाँ पे फिर लोगों ने बोला कि सर 8.9 हम कितना कैलकुलेशन करेंगे 8.9 के हिसाब से। सो उनने बोला कि एक काम करो, उसको आप नियरली 9 इंटू 10⁻⁹ कर लो। तो लोगों ने कहा ठीक है सर कर लेंगे। फिर जब ये पूरा सिस्टम हो गया तो अब हमको अब कुछ भी चीज़ें, अब क्वेश्चंस के थोड़ा करते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इस चीज़ पे।
क्वेश्चंस जैसे अब फोर्स है, दो चार्जेस दिए हैं, रेडियस दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अपने को वैल्यू पता है। अब इसमें से जो बेसिक्स क्वेश्चन बनेंगे स्टार्टिंग के वो क्या बनेंगे, लेट सपोज आपको बोल दिया दो चार्ज दे दिया, डिस्टेंस दे दी उनके बीच की, फोर्स निकाल दो, या फोर्स दे दिया, दोनों चार्ज का वो दे दिया, फिर बोला रेडियस निकाल दो, डिस्टेंस निकाल दो, फिर एक बोल दिया कि एक चार्ज का दे दिया, दूसरा चार्ज आपको नहीं दिया, फोर्स और रेडियस दे दिया, वो निकाल लो। तो इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन जो बनेंगे, 4-5 चीज, या तो आपसे फोर्स पूछ सकता है, या तो आपसे चार्ज पूछ सकता है, या तो आपसे डिस्टेंस पूछ सकता है, 3 वो हैं, 2 चीज देगा, तीसरा आपसे पूछ लेगा। तो ये हो गया बेसिक क्वेश्चन। अब जैसे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन करने का एक बेसिक तरीका आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन जब भी हम फिजिक्स का पढ़ते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं आता, बस अंतर वो है कि फिजिक्स के क्वेश्चन को हमको पूरा देखना पड़ता है कि फिजिक्स में क्या क्या यूनिट्स हमको, क्या क्या डायमेंशंस, क्या क्या चीज़ें हमको दी हैं। सबसे पहले एक बेसिक अभी बता रहा हूँ, अपन टॉपिक से थोड़ा हटते हैं यहाँ से, एक क्वेश्चन सॉल्व करने का बताता हूँ आपको मैं कि फिजिक्स में जैसे लेट सपोज फोर्स है, अपने पास चार्ज दे दिया, जो भी चीज़ें हैं एक बेसिक अभी से अगर आप, जैसे 11th में तो मैंने आपको बताया था, बहुत लोगों ने यूज़ भी किया, फ़ायदा भी मिला, लेकिन जो 12th में जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ ये चीज़ कि जैसे जो भी चीज़ आपको दे दी गई है, सारी चीज़ें, जैसे फोर्स दे दिया गया सबको, यहाँ साइड में जैसे Q1 है, Q2 है, R है, फोर्स है, ये चारों चीज़ें आप साइड में अपने पास लिख लो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। जैसे लेट सपोज क्वेश्चन दिया है कि ये ऐसा ऐसा है, तो सारी चीज़ें 1 बाय 1 नोट डाउन कर लो। जैसे ही आप उसको नोट डाउन कर लोगे, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला पता है, अब आप इसमें चीज़ें रखो और फिर जस्ट आपका कैलकुलेशन पार्ट है। कैलकुलेशन में भी चार्जेस वाले में जो कैलकुलेशन आप करते हो उसमें सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है कि 10⁻⁻19 है, 10⁻34 है, या अगर आप मॉडर्न में जा रहे हो प्लैंक्स कांस्टेंट आ रहा है और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उसके लिए जो माइनस प्लस का जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत मैटर करता है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ती है, नहीं तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में नुकसान करती हैं। एक एक नंबर से लोगों के परसेंटाइल चेंज हो जाते हैं, एक एक नंबर में बहुत लोगों के परसेंटाइल आते हैं। तो ये चीज़ों का आपको अभी से प्रैक्टिस करने चलेंगे, अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है पेपर में, तो अगर हम इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे तो फिजिक्स में तो मैं आपका गारंटी कर दूंगा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत बोल बच्चन हो गया फालतू का। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला निकल गया, और फोर्स के फॉर्मूले के साथ में हमने ये भी सीख लिया कि हमें क्वेश्चंस बेसिक वाले तरीके से कैसे सॉल्व करना है। अब बड़े से बड़ा क्वेश्चन है, सबका तरीका जो है, तरीका वो यही होगा कि आराम से आप नोट डाउन कर लो, जब हम क्लास फर्दर करेंगे तो मैं भी यही तरीका फॉलो करूंगा और आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस कराते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है कि कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी जब हमने 11th क्लास के स्टार्ट करी थी, स्टार्टिंग में पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर था हमारा, वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म, हमने सब पढ़ी थी। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको टेंसर के बारे में बताया था, अगर नहीं हो तो आप वो क्लास में गो थ्रू कर लेना टेंसर के बारे में। फिर वेक्टर में स्केलर क्या होता है, स्केलर मतलब जिसमें से मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर बहुत सारी क्वांटिटीज है। फिर वेक्टर होता है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो गया, जिसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। फिर जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात हो गई हमारी, फिर उसके बाद हम लोग, अब यहाँ पे हमें क्या टॉपिक है, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम लॉ हमें किस में करना है, वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना है। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे करना है, जो हमारा रेडियस है, रेडियस की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन, ये सब चीज़ें है हमारी। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे चार्ज है, लेट सपोज दो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, अगर दो पॉजिटिव चार्ज का प्रोडक्ट करेंगे वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे Q1 और Q2, वेयर, ये वेयर का सिंबल है, याद रखना आप लोग, जहाँ पे Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव चार्जेस। सो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे सो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर ये दोनों नेगेटिव भी होंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो भी ये 0 आएगा। अगर ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सो नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, सो Q1 Q2, अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये 0 से छोटा होगा। तो ये चीज़ हमारी बेसिक्स में आ गई, और यही अट्रैक्शन और रिपल्शन का मैंने भी जो बताया था पहले, वो हो गया। अब हमको क्या करना है, कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में करना है। अब थोड़ा इसको इरेज किया जाए। अब
ये हमारे पास ये दो चार्जेस हो गए, ये क्या हो गया Q1, ये क्या हो गया Q2। अब यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इसको रिपेल करेगा तो ये इधर फोर्स लगाएगा। सो अब क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं F21 F12। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2 ऑन बाय। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फोर्स ऑन 1/2, यहाँ पे क्या आएगा F12, यहाँ पे 2 है, तो फोर्स ऑन 2/1, F21 और F12 ये हो गया। अब रेडियस का देख लो, यहाँ से ये इसकी तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया R12, ये इधर आएगा R21। अब ये क्या हो गया, हमारे पास सेटअप बन गया। अब सेटअप बन गया, हमें वेक्टर फॉर्म में करना। वेक्टर फॉर्म में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस का हमको पूरा खेल है। तो डायरेक्शन में हम लोग जैसे अभी हमने निकाला कि Q1 Q2 पॉजिटिव होता है, तो F12 हम लोग यहाँ पे फोर्स निकालेंगे अलग से। तो अगर F21 फोर्स हम निकाल रहे हैं तो F21 फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू R12। तो F21 हम लोग फोर्स निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² R12। ये हो गया क्या हमारा F21 फोर्स। इसमें क्या हो गया, यूनिट वेक्टर है हुआ, ये क्या है यूनिट वेक्टर है, ठीक है। फिर सिमिलरली हम F12 निकालेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये क्या हो गया R21 यूनिट कैप। अब डायरेक्शन का पूरा खेल है। F12 ये है, F12 की डायरेक्शन में रेडियस क्या है R21, ये फिर F21 ये है, इसमें डायरेक्शन क्या है R12। ये हमारा दोनों वो हो गया, ये इक्वेशन मान लो 1 2। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव के लिए बनाएंगे तो नेगेटिव वाले में जो आएगा हमारा वो F21 में यहाँ पे लिख देते हैं हम। अगर लेट सपोज Q1 इंटू Q2 इस 0 से छोटा है, मतलब एक चार्ज नेगेटिव है, तो अगर उसके लिए क्या है F21 जो होता है डायरेक्शन के लिए वो होता है Q1 Q2 अपॉन R² 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या होगा R21 क्या नेगेटिव डायरेक्शन में। सिमिलरली इसको भी करेंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे। यहाँ हमारे पास 4 डायरेक्शन आ गई। अब चारों डायरेक्शन में एक चीज़ हम देख रहे हैं कि R12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ R21। डिस्टेंस सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए हम उसको नेगेटिव साइन से डिनोट कर रहे हैं। डिस्टेंस दोनों का R1 और R2 के बीच का डिस्टेंस सेम है, लेकिन उसको हम नेगेटिव उससे डिनोट कर रहे हैं। जब हम नेगेटिव उससे डिनोट कर रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे F12 इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा F जो 12 है वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ F21। ये क्या सॉल्व कर रहा है, अभी मैंने चार्ज का आपको बताया था कि चार्ज जब रिपेल करते एक दूसरे को, सिमिलरली जब फोर्स भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, F12 और F21 दोनों एक दूसरे को वो कर रहे हैं। सो ये चीज़ हमने मैथमेटिकली वेक्टर के थ्रू प्रूफ कर दी। हर चीज़ फिजिक्स में मैथमेटिक्स में हर चीज़ आपका प्रूफ हो जाता है। केमिस्ट्री नहीं है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, नो ऑफेंस टू केमिस्ट्री टीचर्स। फिर ये हो गया हमारा वेक्टर, वेक्टर के थ्रू कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जहाँ से हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस के थ्रू फोर्स का निकाल लिया। अब आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं हम, जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर। अभी पोजीशन वेक्टर भी हम 11th क्लास का टॉपिक है, पोजीशन वेक्टर हम पूरा वहाँ पे पढ़ के आए हैं, सब चीज़ हमने वहाँ पे बढ़िया अच्छे से पोजीशन वेक्टर के लिए पढ़ा है। अब पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ट्रायंगल लॉ, यहाँ पे जब मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास ली थी लास्ट ईयर, तो उसी चीज़ में मैंने आपको सब चीज़ पढ़ाया था। एक बार आप अपने कंसेप्ट ब्रशअप करोगे, बाकी मैं तो बताऊंगा ये भी आपको, ठीक है। फिर अब कूलम्स लॉ हमें पढ़ना है इस फॉर्म में। अब कैसे पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले इसमें हमारा एक सेटअप पूरा बनेगा। सेटअप क्या होगा, 3D में हम लोग बात करेंगे। ये हमारा हो गया 3 डायमेंशनल, ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये क्या हो गया जेड एक्सिस। एक्सिस बनाना सबको आता है मैथमेटिक्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर पोजीशन वेक्टर्स में हम लोग करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे चार्जेस हो गए,
ये क्या हो गया हमारा Q1, ये क्या हो गया हमारा Q2, और यहाँ से इसको ये हमारा क्या हो गया ओरिजिन पॉइंट, इसको ये ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ से ओरिजिन से, ये दोनों ज्वाइन कर दिया और ये ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया सॉरी, ये Q2 हो गया, ये Q1 हो गया, ये R2 डिस्टेंस हो गई, ये R1 डिस्टेंस हो गई, ये R21 डिस्टेंस हो गई, ये ऐसे हो गया आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये फोर्स लगेगा दोनों तरफ, दोनों हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पूरा हमारा एक प्रकार से सेटअप बन गया। अब हम लोग का दो तरीके से फोर्स होगा, हम लोग क्या निकालेंगे, F12 निकालेंगे और F21 निकालेंगे। फिर F12 अगर हम निकालेंगे, F12 हो जाएगा, अगर हम यहाँ से ऊपर से भी निकाल सकते हैं F21 से भी, लेकिन F12 से निकालते हैं। तो ये इधर का फोर्स होगा इधर से इधर, फिर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21, ये हो गया। अब हमें क्या है R21 आया यहाँ पे, फिर R21 यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग वेक्टर, R1 R2 मैग्नीट्यूड के तरफ आता है। तो यूनिट वेक्टर सॉल्व करने के लिए यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, उसी का वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सो R21 का अगर हम निकालेंगे, R21 का क्या हो जाएगा कैप का यूनिट वेक्टर का, पैर रखो यहाँ पे, तो ये यूनिट वेक्टर का R21 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर निकालने का। फिर यूनिट वेक्टर के फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे R21 की वैल्यू चाहिए। R21 की वैल्यू कैसे दिख रही है, इसमें देखो आप आराम से, दिख रहा है क्लियर, ये है हमारा R21। अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिटिविटी का लगाएंगे, ट्राइंगल लॉ लगाते हैं, सो क्या होता है हमारा, ये R2 है, R2 प्लस R21, ये क्या होता है R1 के इक्वल हो गया। अब सिमिलरली यहाँ से R21 की वैल्यू निकालेंगे, सो क्या हो गया R1 माइनस R2, R21 की वैल्यू आ गई। ये सब वेक्टर में चल रहा है, वेक्टर मेरा मिस हो जाता है, लेकिन आप लोग मिस मत करिएगा, नहीं तो मेरा चल जाएगा आपका नहीं चलेगा। ये क्या हो गया हमारा R21 की वैल्यू आ गई, फिर यही हो गया। अब R21 की वैल्यू हमने यहाँ पर डालते हैं, सो हमारा फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ R2 की वैल्यू हमने रखी, यहाँ पे R21 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर डॉट यहाँ पे क्या हुआ R21, सो यहाँ पे R1 माइनस R2, ये पूरा सेटअप बन गया हमारा। अब इस पर हम लोग वैल्यू डालेंगे, ये गलत आया, ये थोड़ा लिख दे। तो हमारा जो फोर्स का जो सिस्टम आया वो आएगा F12 क्या आएगा, जो हमारा सबसे पहले हमने बेसिक चीज़ लिख लेते, क्या क्या आया था, जो हमने क्या क्या निकाला था, R21 निकाला था, कैप की वैल्यू वो हुई थी R21 मैग्नीट्यूड अपॉन R21, एक ये आया था वेक्टर का। दूसरा हमारे पास जो आया था वो आया था F12 की वैल्यू, F12 की वैल्यू क्या थी, F12 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर डॉट R21 कैप। ये डायरेक्शन में हमने निकाला, वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा F12 की वैल्यू आई थी और ये हमारा R21 कैप की वैल्यू आई थी। अब ये वैल्यू को उठा के मैं रखते हैं, तो जब हम रखेंगे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर डॉट R21 वेक्टर अपॉन R21। अब ये R21 स्क्वायर है और ये R2 है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ये यहाँ पे वेक्टर है। सो F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब डॉट R21, ये वेक्टर है, ये चीज़ हो गया। अभी वेक्टर लॉ से हमने ट्राइंगल लॉ से यहाँ से R21 की वैल्यू क्या निकाली थी, R1 माइनस R2। अब दोनों जगह उसकी वैल्यू डालो, वैल्यू डालेंगे, सो यहाँ पे क्या हो गया F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2
का ये होल क्यूब ऊपर क्या हो जाएगा वेक्टर का r1 माइनस r2। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ये कूलम लॉ आ गया। पीछे हमने सॉल्व कर दिया पूरा, ठीक है। अब ये चीज़ आ गया। फिर सिमिलरली अगर हम F21 निकालेंगे तो F21 में क्या होता है, F21 में डायरेक्शन अभी हमने निकाला था F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12, ये चीज़ हमने निकाली थी। सो ये जो R1 माइनस R2 है, सिमिलरली यहाँ पे अगर लिखेंगे F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये R1 माइनस R2 था, यहाँ R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और ये R2 माइनस R1 का ये क्या हो गया हमारा F21 हो गया। कूलम लॉ पूरा आ गया। दोनों हमने कैसे निकाला, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हमने दोनों का फोर्स निकाल दिया। अब हमारा नया टॉपिक क्या आता है, अभी मैंने बहुत सारी आपसे बातें करी, क्या बातें करी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। अब ये चीज़ अगर हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएँ, ज़िंदगी में थोड़ा सा पीछे जाना अच्छा होता है, क्योंकि ये शेर भी जब शिकार करता है 2 कदम पीछे आता है 4 कदम आगे जाता है, हम भी 1 कदम पीछे आते हैं। हमने 11th क्लास में पूरा ग्रेविटी का पूरा चैप्टर पढ़ा था। वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सब चीज़ हमने वहाँ पे करी थी। थोड़ा सा उसी का रिकैप टाइप का है हमारा। जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की पूरी बात करी, तो सिमिलरली वहाँ पे हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी, G m1m2/r², सिमिलरली आपको याद होगा, ठीक है। फिर यही चीज़ के लिए जब हम ये पूरा कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को। जैसे दोनों क्या होते हैं, दोनों सेंट्रल फोर्स होते हैं, ठीक है, दोनों सेंट्रल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं डिस्टेंस का, दोनों कंजर्वेटिव होते हैं। जो कि कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको उस समय बताया था ग्रेविटेशनल के, कि दोनों का जो वर्क डन होता है वो पाथ पे फॉलो करता है, पाथ पे डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर दोनों वैक्यूम में ऑपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ इन दोनों में डिससिमिलरिटीज़ भी हैं। अब डिससिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं, डिससिमिलरिटीज़ है हमारे में कि जैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हम गेंद फेंक रहे हैं, गेंद वहाँ गई और फट से हमारे पास वापस आ गई, वो रिफ्लेक्सेस से आती है। लेकिन अगर हम इसको छोड़ेंगे बाउंस बैक होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिना ग्राउंड के जाए, ग्रेविटी उसको यहाँ से चार्ज आ गया, मास नेगेटिव हो गया, मास कभी नेगेटिव नहीं होता, यहाँ से आया नीचे ही जाएगी, अट्रैक्ट ही करेगी। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से मैंने छोड़ा यहाँ टकरा के रिपल हो गया, रिपल नहीं होगा, नीचे ही जाएगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैंने वहाँ पे बताया था, यहाँ पे बता रहा हूँ। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका रिपल्सिव भी होगा। फिर ये चीज़ आपके डिससिमिलरिटीज़ में आ गई। और एक और है, वहाँ के फॉर्मूले में मीडियम की कोई बात नहीं हुई थी। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। यहाँ हमारे फॉर्मूले में भी देखा था, हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और सब चीज़ की बात करी, एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन नॉट, सब की बात करी, फ्री स्पेस की बात करी, सब चीज़ की। तो वहाँ पे हमने ऐसी कोई बात नहीं करी थी। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। गॉट इट। यहाँ हमारा पूरा ये सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वाइंड अप होता है। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये अपना हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का। अब ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।